एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग की गई और जैसे ही तस्वीरें सामने आई, इसके बाद देखिए लगातार ऐसी भी कई तस्वीरें सामने आई जहां पर कई नेता और कई विधायक मायूस दिखे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक सपना था, क्योंकि वो लंबे वक्त से पार्टी में काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये एक सपना था कि शायद पार्टी की तरफ से उन्हें सीट मिलेगी। अब देखिए इन्हीं में से एक नाम है जो कि रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, राजीव रंजन। कहीं ना कहीं देखिए एक ख्वाब उन्होंने भी देखा था कि बीजेपी की तरफ से उन्हें सीट दी जाएगी, क्योंकि जैसे ही सीट शेयरिंग की गई तो हमने देखा जदयू के खाते में जमशेदपुर की सीट गई है। अब सभी हम जानते हैं मंजूषा की जदयू के खाते में गई है, मतलब कहीं ना कहीं सरयू राय वहां से आगे आएंगे जी। अब इस बीच देखिए राजीव रंजन वो कहीं ना कहीं क्या सोच रहे हैं, इस पर हमारे साथ वो लाइव जुड़ेंगे। बिल्कुल हमारे साथ जो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है उन्होंने, हम पहले आपको ये बता दें कि 2023 में इन्होंने भाजपा पार्टी का दामन थामा था। इसके बाद से इन्होंने ये कहा था कि झारखंड में जो भ्रष्टाचार है उसके मुद्दे को खत्म करेंगे, क्योंकि ये अपनी नौकरी में रहते हुए भी इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की और उस चीजों को देखते हुए भाजपा में इन्हें शामिल भी किया गया, दर्जा दिया गया और भाजपा सीट से ये भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि इन्हें इस विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाएगा। हालांकि अब जब एनडीए ने सीटों की घोषणा की है उसके बाद से ये बात सामने आ रही है कि वहां से जदयू को दे दिया गया है लड़ने के लिए और जदयू में शामिल हो गए हैं सरयू राय। एक तरह से ये भी देखा जा सकता है कि सरयू राय और वहां से सीट लड़ेंगे, ये संभावित नाम है अब तक जो वहां से हैं। और ये नाम सामने आने के बाद से क्या कुछ राजीव रंजन जी कहना चाहते हैं, हम चलिए सीधे उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर देखिए, आपके माध्यम से मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जमशेदपुर पश्चिम और पूरब ये दोनों सीट हमेशा भाजपा की रही है और हम लोगों ने ये सोच करके कि भाजपा की वो सीट खाली है, क्योंकि सरजू राय जमशेदपुर ईस्ट से चुनाव लड़े थे पिछले बार और उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री को हराया था और जमशेदपुर वेस्ट में कांग्रेस के विधायक हैं जो अभी वर्तमान में मंत्री भी हैं, श्री बन्ना गुप्ता जी। जमशेदपुर वेस्ट की सीट खाली थी। हम लोगों ने अपने रिटायरमेंट के बाद लगा कि झारखंड में बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है कि पढ़े लिखे लोग यहाँ पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि मैं आपके माध्यम से सारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मैं नॉन ट्राइबल में पहला आईपीएस ऑफिसर हूं जो रिटायर करने के बाद बीजेपी ज्वाइन किए, जो झारखंड के मूल निवासी हैं, जो यहाँ के ही रहने वाले हैं। तो मैं सोचा कि झारखंड में हम लोगों को कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि हमें दुख तब हुई थी जब झारखंड में यहाँ के एम्प्लॉयमेंट जो नीति थी, नियोजन नीति थी 2021 में, उससे हिंदी को हटा दिया गया था, मगही को हटा दिया गया था, भोजपुरी को हटा दिया गया था, इंग्लिश को हटा दिया गया था। उसी के बाद से हमें लगा कि हम लोगों को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि मैं उस समय कोल्हान का डीआईजी था। तो मैं कई नेताओं से मिला, जब लोग नहीं माने तो इस पे फिर पीआईएल हुआ और कोर्ट ने आपका हिंदी पुनः वापस लाया। काफी इसके लड़ाई लड़नी पड़ी लोगों को। तो झारखंड में अभी भी 24 साल के बाद भी हम बाहरी भीतरी में फंसे हुए हैं। आज झारखंड 24 साल का जुआ हो गया है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग राजनीति से जुड़े और लगा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो पढ़े लिखे लोगों को महत्व देती है और मोदी जी के भी गवर्नमेंट में कई आईएएस आईपीएस हैं जो मंत्री के पद पर हैं। और चूंकि पश्चिम हमेशा पश्चिम और पूरब बीजेपी का सीट था, तो आज के 2 साल पहले हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था 2023 में कि ये सीट जनता दल यू को जाएगा। हमने वहां के तत्कालीन विधायक से भी लगातार बात किया था, सरजू राय जी से, तो उन्होंने हमेशा ये बात कहा था हमको कि हम हमेशा पूरब से लड़ेंगे, पश्चिम से नहीं जाएंगे। अब जब पश्चिम से सरजू राय आ गए तो भाजपा को ये आकलन पहले करनी चाहिए कि पश्चिम की जनता उनको एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि भाजपा के लिए एक एक सीट जरूरी है जीतना। अगर भाजपा जी बोला जाए तो मेरा एक सवाल रहेगा, देखिए जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो 2019 से तुलना कर रहे हैं। उनका कहना है कि रघुवर दास के वक्त में भी यही हुआ था। एग्जाम्पल के तौर पर कुणाल सारंगी को ले लिया जाए, मनोज यादव को ले लिया जाए, ये
2019 में देखने को मिला था कि बीजेपी के ऐसे कई नेता रहे जिन्हें दरकिनार कर दूसरे अलायंस की दूसरी पार्टियों को मौका मिला। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, बहुत सही क्वेश्चन आपने उठाया है, क्योंकि 2019 में जब विधानसभा की चुनाव हुई थी तो मैं उस समय पाकुड़ में एसपी था। मैं उस समय देखा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय, हम लोग, आप याद कीजिए 2019 का अगस्त सितंबर महीना तक लग रहा था कि बीजेपी को 65 सीट आएगी। हम लोग पूरे बीजेपी के लोग फील गुड में थे। किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी की सरकार चली जाएगी। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने गलत नीतियों का सहारा लिया टिकट बंटवारे में, जैसे मैं एग्जाम्पल बता दूं, आपने सही एग्जाम्पल कोट किया। कोल्हान में अगर हम देखें तो बारागोड़ा में हम लोगों ने जेएमएम के विधायक को मिला लिया, हम लोग वो सीट लूट कर गए। बरही में हम लोगों ने कांग्रेस को विधायक मनोज यादव जी को ले आया और अपना राम अकेला जी को हम लोगों ने छोड़ दिया। हुआ क्या, मनोज यादव हार गए, राम अकेला कांग्रेस में जाके जीत गए। इसी तरह बरकट्ठा में हम लोगों ने अमित यादव का टिकट काट दिया, अमित यादव वहां से निर्दलीय जीत गए। हम लोग लोहरदगा में हम लोगों ने कांग्रेस के विधायक सुखदेव भगत को मिला लिए, लोहरदगा सीट हम लोगों ने हार गया। ऐसे अनेकों, मैं महेशपुर में उस समय चूंकि पाकुड़ में था, महेशपुर में हमने अपने कैंडिडेट को छोड़ दिया बीजेपी और जेवीएम के एक विधायक को मिला करके टिकट दे दिए। महेशपुर सीट हम लोग हार गए, स्टीफन मरांडी जीत गए। तो पूरे राज्य में 15-16 सीट हम लोगों ने इसलिए गंवा दिया। सिमडेगा में भी हम लोगों ने यही किया, अपने सिटिंग विधायक को हम लोगों ने छोड़ दिया। कई सीट हम लोगों ने इसलिए गंवा दिया कि टिकट की चयन में हम लोगों ने जो सर्वे रिपोर्ट है, जो बीजेपी की एक परंपरा रही है कि बीजेपी सर्वे कराती है, बीजेपी के पार्टी में रायशुमारी होती है, बीजेपी में मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक सबका व्यूज लिया जाता है, बीजेपी एक शिष्टाचार वाली पार्टी है, बाकी पार्टियों से अलग है बीजेपी। अगर हम उस सिद्धांतों को जब भी छोड़ देंगे तो फिर आप सोचेंगे कि केवल कमल के सिंबल पे कोई जीत जाए, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि आपके पार्टी के ही लोग विरोध करेंगे। क्योंकि अभी एक एग्जाम्पल आपको हम बताएं, हम लोगों का एक सीट हुसैनाबाद है, हुसैनाबाद पलामू में है, हुसैनाबाद है। अब वहां से जो बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं 5 साल से, अब वहां अभी हम लोगों ने एक बाहर से एक लोगों को मिला लिया। अब उनको मिलाने के बाद अब वहां इंटरनल विरोध चालू हो गया है, तो ये समस्या आती है। जी, अच्छा, जिस तरह की गलती 2019 में रघुवर दास ने की थी, जिस तरह की सीटों का बंटवारा किया गया था, अभी जैसा हमने पूछा, क्या ये माना जा सकता है कि इस बार की 2034 में भी फिर से वही गलती दोहरा रही है बीजेपी? और कहीं ना कहीं ये अगर बात करें तो राजनीति के स्वास्थ्य के लिए मतलब बुरा यहाँ पर देखने को मिलता है। अब कल हम बता रहे हैं, कल रांची में मैंने सुना कि हाटिया का सीट, हाटिया के जो विधायक हैं वो छोड़ करके अजय नाथ साहदेव को दिया जा रहा है। इतना सरप्राइज लगा। हटिया के विधायक नवीन जी सुन रहे हैं, रांची से लड़ने जा रहे हैं। ये इतना, आप एकाएक लोगों को 11th आवर में आप ऐसा अगर करेंगे, पता नहीं सही है कि नहीं। इट वॉज ए र्यूमर, पूरे रांची में ये र्यूमर था 2 दिन पहले, मीडिया के भी लोग ये बात बोल रहे थे। तो अब कल देखिए, हम लोगों के एक सिटिंग विधायक चले गए हाजरा जी छोड़ करके। आप एक तरफ से सीट अलायंस की घोषणा कर रहे हैं, आपके विधायक छोड़ के जा रहे हैं। तो हम लोगों को, पार्टी के बड़े लोगों को, बड़े नेताओं को ये सोचना पड़ेगा कि आपके यहाँ 5 साल से कौन काम कर रहा है, पब्लिक किसके पक्ष में है, कौन सा विधायक का सर्वे में नाम आया है, कौन सा कैंडिडेट सर्वे में अच्छा प्रेजेंटेशन किया है, किसके लिए लोग मानसिक रूप से तैयार है बीजेपी के वोटर्स। अगर उनको छोड़ करके आप बिल्कुल नया चेहरा लाएंगे या दूसरे पार्टियों से ले आएंगे, तो आप ये मान के चलिए कि नेता शिफ्ट होते हैं, वोटर शिफ्ट नहीं होते हैं। अगर किसी जेएमएम के आदमी को हम मिला लेंगे बीजेपी में, तो जेएमएम का जो वोट बैंक है वो बीजेपी में नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। और बीजेपी के लोग जो हैं उनको नाराजगी होगी। बिल्कुल राजीव जी, देखिए इस लाइव सेशन में हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष मेहता भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उनके मन में भी कई सवाल हैं जो आपसे वो पूछना चाहते हैं। जल्दी जाओ मनीष मेहता, बिल्कुल, वो देखिए हमारे साथ लाइव जुड़े। बिल्कुल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मनीष जी। वेरी गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल मेरा आपसे यही है कि
जिस बीजेपी की बात आप कर रहे हैं और जिस सोच के साथ आप पार्टी में आए थे और आप जिस तरह से अपने विचारों को खुल करके रख रहे हैं, क्योंकि आप पार्टी के समर्थक हैं, आप चाहते हैं कि पार्टी सत्ता में आए, लेकिन टिल नाउ जिस तरह से बीजेपी में सीट शेयरिंग किया गया है, अभी नाम आनी बाकी है, आपको क्या लगता है कि ये विवाद और बढ़ने वाला है और इसका खामियाजा 23 तारीख को दिखेगा जब परिणाम आएंगे? हाँ, थोड़ा फिर से बोले हैं, बीच में नेट चला गया था, फिर से एक बार बोले तो। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से सीट शेयरिंग की गई है, क्या आने वाले वक्त में 23 नवंबर को जब परिणाम आएगा तब बीजेपी को अफसोस होगा कि हमने गलत पॉलिसीज और गलत लाइन पर ये इलेक्शन लड़ लिया? देखिए, मेरा मानना है कि झारखंड में हम लोग आजसू को सीट शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं था। आजसू पार्टी यहाँ की स्टेब्लिश पार्टी है। लोजपा और जनता दल यू, लोजपा और जनता दल यू का अगर कहीं आधार है, वहां का सीट दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन सीटों पर उनका आधार नहीं है वहां का सीट देना बहुत बुद्धिमानी का बात नहीं है। और मनीष जी, अभी चूंकि पार्टी ने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है, आप सोचिए, इलेक्शन का नोटिफिकेशन हो गया है, अभी तक कैंडिडेट का नाम की घोषणा नहीं हुई है। हमारा मानना है कि ये जल्द से जल्द होना चाहिए, और कैंडिडेट की घोषणा में जितना डिले होगी उतने कंफ्यूजन होगा। हर जगह से कंफ्यूजन हो रहे हैं, पार्टी के कैडर्स में कंफ्यूजन हो रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कैंडिडेट का चयन करके नाम घोषित करे, और पब्लिक को पता चले कि मेरा कैंडिडेट कौन है। ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैंडिडेट का फेस वैल्यू विधानसभा के चुनाव में रहेगा, हमेशा रहता है। केवल सिंबल से चुनाव अगर जीतना रहता तो 2019 में भी हम 50 सीट जरूर ले आते, क्योंकि 19 के लोकसभा में हम 65 सीटों पे लीड किए थे, याद कीजिए। 65 सीटों पे 2019 के लोकसभा में हमने लीड किया था, और विधानसभा में हम घट के 25-26 सीट पे आ गए थे। तो ये सोचना पड़ेगा। आपके इन्हीं आंकड़ों पर मेरा एक सवाल है कि 2019 का जो आपने रेफरेंस दिया कि लोकसभा चुनाव में आप 65 सीटों पर आपकी बढ़त थी, यानी बीजेपी की बढ़त थी, और जिसके बाद ये नारा दिया गया था 65 पार, अब की बार 65 पार। 2024 में अंतर क्या है? 2024 में अंतर यह है कि तकरीबन 55 सीटों पर बीजेपी के पास एक बढ़त है, और यही वजह है कि बीजेपी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि हम 55 सीटें तो आसानी से ले आएंगे, सरकार हम बनाएंगे। तो अगर 19 से तुलना करते हैं तो 24 में 10 सीटें कम दिख रही हैं, और जिस तरह से सीट शेयरिंग हुआ है या जिस तरह से आप चिंता जाहिर कर रहे हैं, बीजेपी कहां जा रही है? हम तो यही कहेंगे कि अभी भी समय है। अभी हम कोई निगेटिव बोल करके अपने पार्टी को डैमेज करना नहीं चाहेंगे। अभी भी समय है। आप सीट शेयरिंग में जो पैमाना आपने अपनाया है विगत 4 महीनों में, विगत 6 महीनों में, उससे डेविएट नहीं करें। आपने जिनका सर्वे में आया है, जिनकी इमेज अच्छी है, जिनको जीतने की संभावना है, उस कैंडिडेट पे भरोसा करें, अपने कैडर पे भरोसा करें, बाहर से इंपोर्ट करने पर भरोसा नहीं करें। बोरो प्लेयर बहुत रेयर सफल होते हैं, आप बोरो प्लेयर पर मत जाएं, अपने कैडर पे भरोसा करें। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी हो गई है। आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट की कमी नहीं है। हमको जरूरत क्या है बाहर के लोगों को बोरो करने का? आप अपने अंदर में जो योग्य उम्मीदवार हैं उनको टिकट दें, पब्लिक में उनकी क्या एक्सेप्टेबिलिटी है ये देख लें। आपने सब कुछ तो करा लिया, आपने सर्वे कराया, आपने रायशुमारी कराई। रायशुमारी में इस बार बड़ा अच्छा हुआ कि बूथ लेवल के लोग वोट दिए, सब कुछ कराया गया है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। आप बस अपने लोगों पर ट्रस्ट कीजिए, और ट्रस्ट करके आगे बढ़िए तो बेहतर है। तो फिर सर, जमशेदपुर पश्चिम पर अगर हम आते हैं तो वहां रायशुमारी में क्या हुआ? क्या रायशुमारी में कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने ये फीडबैक दिया कि बीजेपी अगर यहाँ पे लड़ेगी तो चुनाव हार जाएगी और ये सीट जेडीयू के लिए छोड़ देना चाहिए? क्या इस तरह की रायशुमारी हुई वहां पे? क्या हुआ रायशुमारी में? मेरे जानकारी में ऐसी रायशुमारी नहीं हुई है। रायशुमारी में बीजेपी के लोगों ने 3-4 लोगों का नाम दिया, उनका नाम दिल्ली भी गया, उनके नाम पर चर्चा हुई। अब इसके बाद एकाएक कोई व्यक्ति दबाव दे करके और बीजेपी से सीट ले लिया,
तो हम समझते हैं कि ये अच्छा नहीं था, उनको समझाना लेकिन चाहिए था। सर, लेकिन ये तो अद्भुत बात आप कर रहे हैं। एक व्यक्ति और इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी या इंटरनेशनल पार्टी, देश विश्व की सबसे बड़ी पार्टी पर एक व्यक्ति दबाव बना दे रहा है और वो सीट ले जा रहा है। आपकी बात अगर एक तो आम आदमी को भी हम बताएं तो स्वीकार नहीं करेगा। तो मेरा कहना है कि इसकी जवाब आपको हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रदेश अध्यक्ष देंगे कि आखिर क्या मजबूरी थी कि सरजू राय जी तो पूर्वी से लड़ना चाहते थे, वो पूर्वी के सिटिंग विधायक थे, वो सिटिंग विधायक पूर्वी के थे, उनको पश्चिमी में क्यों भेजा गया? ये हम समझते हैं कि हम इसके लिए ऑथोराइज नहीं है। ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से पूछा जाए या सरजू राय जी से पूछा जाए, वो अभी भी कह रहे हैं कि हम पूर्वी से लड़ना चाहते हैं। एक बार उनसे पूछ के आप देखिए कि आपकी इच्छा क्या थी। वो 10 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि मैं सिटिंग विधायक पूर्वी का हूँ, ईस्ट का हूँ, मुझे ईस्ट से लड़ना है। पूरे ईस्ट में उन्होंने होर्डिंग लगाया है। अब पूरे ईस्ट में उनका होर्डिंग लगा हुआ है। मैंने अपने आंखों से उनकी होर्डिंग देखी है कि अभी बहुत कुछ किए हैं, अभी करना बाकी है। अब एकाएक आप उस व्यक्ति को वेस्ट में शिफ्ट कर देते हैं तो पूरी जनता वहां कंफ्यूज है जमशेदपुर में। आप देखिए कि बीजेपी का एक अपना कैडर जो है विकास सिंह, वो कल वहां फॉर्म खरीद लिया, वो नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा है। पूरे लोग, कुछ एक महिला का हमने कल देखा, हमको ट्वीट करके भेजी, उसने बीजेपी छोड़ करके बन्ना गुप्ता का दामन थाम लिया। तो बिल्कुल राजीव रंजन जी को आप सुन रहे थे। हालांकि इंटरनेट, राजीव जी अपनी पूरी बात करिए। हालांकि इस बीच में आपको बता दूं कि हमने भी थोड़ी देर पहले बन्ना गुप्ता से भी बातचीत की। बन्ना गुप्ता का ये कहना है कि ये तो मतलब चुनाव होता है इसलिए वो तैयार है, लेकिन जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं वो भी इसी चीज का जिक्र कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोग सब एक ही साइड है, बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले भी, दोनों एक ही बात कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने पूरे 5 साल तक भर भर करके बीजेपी को गाली दिया, आज बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें टिकट दे दिया। अब कैडर कैसे उन्हें एक्सेप्ट करे? तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज राजीव जी ये देखने को मिल रहा है कि जमशेदपुर पश्चिम में बीजेपी के नेता और कांग्रेस के नेता एक ही स्वर में नजर आ रहे हैं और उनके सामने सरयू अब हम मनीष जी इतना ही कहेंगे कि अभी भी समय है, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस पर सोचे और मनन करे, क्योंकि हमारा उद्देश्य सरकार बनाना है। हमारा उद्देश्य बीजेपी का कमल फिर से खिलाना है और एक एक कमल का वैल्यू है। एक कमल अगर नहीं खिलेगा तो चूंकि ये छोटा सा विधानसभा है, 81 सीट का विधानसभा है, यहाँ हमने एक व्यक्ति को यहाँ मुख्यमंत्री बनते देखा है, मधु कोड़ा जी को, तो यहाँ एक एक सीट का वैल्यू है। तो अभी भी बीजेपी के पास समय है, मंथन करें और मंथन करके इस पर विचार करके और निर्णय लें और जल्द निर्णय लें। हम यही कहना चाहते हैं। नहीं, हम कहना चाहते हैं कि आप राजीव रंजन को सीट दे दीजिए, हमें दीजिए या मत दीजिए, जो जीतने वाला व्यक्ति है उसको दीजिए। आपको लगता है कि ये आदमी कमल खिलाएगा, उसको दीजिए। मंजूषा। बिल्कुल राजीव, जिस तरीके इससे पहले आपने केदार दीपक फ्रेम लो, वो जेएमएम में शामिल हो गए थे, और देखिए सत्ता पक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि एनडीए अलायंस की तरफ से और भी एक दो नाम हो सकते हैं जो शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ कैसे उन्हें मतलब एक करके रखना पड़ेगा, संजो रखना पड़ेगा? तो नाम घोषणा के बाद देखा जाएगा कि कैसा माहौल बनता है। अभी तो नाम ही घोषणा एक भी कैंडिडेट का नहीं हुआ है, तो पहले हम लोग इंतजार करें, थोड़ा नामों का घोषणा होने दें, उसके बाद उस पर फिर डिबेट हो तो ज्यादा बेहतर है। अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए, हो सकता है शाम में नाम घोषित हो जाए या कल हो जाए, तो हम लोग को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। राजीव जी, यहाँ पे मजबूरी की बात हो रही थी। सीट शेयरिंग के इस फॉर्मूले से आप लोग थोड़ा निराश है। जमशेदपुर पश्चिम में जो एक आम, ठीक है आपको नहीं मिला, लेकिन जो और भी दावेदार थे
जो कल तक आप लोगों का विरोध कर रहे थे, मतलब एक दूसरे में कंपटीशन कर रहे थे कि हमें मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए, अब क्योंकि अब बीजेपी के किसी को नहीं मिल रहा है, तो ये आपके क्या उन तमाम लोगों से बातचीत हुई, वो लोग क्या कह रहे हैं? उन्हीं लोगों में तो एक व्यक्ति जो है वो नॉमिनेशन फाइल कर रहा है, सारे लोग मंजूषा, तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें सामने आ रही है, और जो चिंता वाली बात है बीजेपी कैंप में वो ये, जिस पर हेमंता भी कह रहे थे कि सिचुएशन के हिसाब से हम आने वाले वक्त में डिसीजन लेंगे, पॉलिसीज में चेंजेस भी करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जमशेदपुर पश्चिम की जो सीट है एक हाई प्रोफाइल सीट है, और इसका इम्पैक्ट सिर्फ पश्चिम पर नहीं बल्कि पूरब पर भी पड़ता है, जहां से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी आते थे। 2019 का वो चुनाव जिसे बेहद ही दिलचस्प चुनाव माना जाता है, और जिसके परिणाम ने झारखंड की सत्ता का समीकरण बदल करके रख दिया था, जहां पर बीजेपी को न सिर्फ करारी शिकस्त का सामना पूरब कभी में, कट बल्कि पूरे कोल्हान में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। इस बार 2024 में बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है अपनी पुरानी गलतियों को से सबक लेते हुए कि 24 में ऐसी गलतियां ना हो और इसका फायदा चुनाव के परिणाम में दिखे। सर, मेरा यही सवाल है, 19 से क्या सबक लिया? जिस तरह से अभी टिल नाउ जो सिचुएशन है उसको देख के क्या लग रहा है? 15 दिन पहले तक तो लग रहा था कि हम लोगों ने सबक लिया है। अब जैसे जैसे हम लोग चुनाव के नजदीक आ रहे हैं, चुनाव घोषणा हो गया है, क्योंकि पहले चल रही थी कि पार्टियां पहले सीट अनाउंस कर देगी, फर्स्ट फेज में इतने सीट अनाउंस हो जाएंगे। अब चुनाव घोषणा हो गई है और अभी तक वहीं अटके हुए हैं, सीट किसको दें। तो हमको लग रहा है थोड़ा डिले हो रहा है, हमें और इसमें फास्ट होने की जरूरत है। जितना डिले होगा काइंड ऑफ 15 दिन पहले तक राजीव रंजन बता रहे हैं कि माहौल कुछ और था। 15 दिन के बाद अब माहौल, मंजूषा, क्योंकि बीजेपी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि माहौल बदल रहा है, गलतियां हो रही हैं, अगर इन गलतियों से सबक नहीं लिया गया जल्द से जल्द। गलतियों की बात हो रही है यहाँ पर मनीष, जिस तरह से राजीव जी ने बताया कि गलतियों की बात हो रही है, तो गलतियां तो 2019 में की गई थी, लेकिन फिर से अगर हम नहीं देख रहे हैं कि 2024 में भी एक तरह से फिर से वही गलतियां दोहराने की कोशिश कर रही है। जो सीटों के बंटवारे को लेकर पिछली बार जो गलती की गई, वही गलती इस बार की जा रही है। जहां तक अगर सचिव राय की हम बात करें, तो वो सत्ता में रहते हुए भी वो बीजेपी के खिलाफ काफी कुछ बयानबाजी करते हुए नजर आए। उसके बाद उन्होंने वहां से उसके खिलाफ चुनाव लड़ा, और उसके बाद भी जब अलायंस में आज बीजेपी आ रही है, फिर से वो सीट जदयू को क्या कुछ समझ में आता है, खुद पे क्यों आ रही है वहां की सीट को लेकर जमशेदपुर में? सर, किस बात का डर है सरयू राय से? क्यों खौफ में है पार्टी इतनी आपकी? तो बैक फुट पे आ रही है तमाम सीटों को लेकर, जहां पर भी सहमति बन रही है वो फ्रंट फुट पे ना सीट पे वो पीछे जाती दिखती है। क्योंकि अगर हम बात करें जमशेदपुर पश्चिमी की, तो वहां पर वो पीछे होती नजर आई। ईचागढ़ की अगर हम बात करें, तो ईचागढ़ में भी वो पीछे होते हुए नजर आई। तो इन सीटों को लेकर क्यों पीछे हो रही है बीजेपी? अब इसका जवाब तो शीर्ष नेतृत्व ही देगा, क्योंकि जब तक आप प्रदेश नेतृत्व से इन क्वेश्चंस को नहीं पूछेंगे तब तक शायद क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि बीजेपी एक डिसिप्लिन पार्टी है और इसके लिए सारे बने हुए हैं, प्रभारी बने हुए हैं, सह प्रभारी बने हुए हैं। हम बस इतना लास्ट में कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 2019 से सबक लेते हुए 2024 हमारा लक्ष्य है जीतना। हमको कम से कम 45 सीट 50 सीट जीतने का लक्ष्य रखना चाहिए, और उस लक्ष्य में सही कैंडिडेट का चुनाव बहुत आवश्यक है, सही सीट का बंटवारा बहुत आवश्यक है, जीतने वाले को सीट देना जरूरी है, नहीं तो यह लक्ष्य की प्राप्ति थोड़ा मुश्किल होगा। बस यही कहना चाहते हैं, और मेरा सभी भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेताओं से यही अनुरोध है कि पार्टी हित में हम काम करें, व्यक्ति हित में काम नहीं करें। क्योंकि पार्टी ठीक होगी, कमल खिलेगा,
तभी सबका विकास होगा, सबका साथ होगा और सबका विश्वास होगा। चलिए बहुत सर, बहुत धन्यवाद। आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मंजुषा, रितिका, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिस पर राजीव रंजन भी बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो ये कि अभी भी देर नहीं हुई है। बीजेपी के जो थिंक टैंक्स है, जो रणनीतिकार है, उन्हें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक एक सीट किसी भी पार्टी के लिए अगर उन्हें सत्ता में आना है तो वो क्रूशियल है, और ऐसे में जिस तरह से जमशेदपुर पश्चिम की सीट जेडीयू को दी गई है, इसके बाद पार्टी के कैडर में इसको लेकर के भारी नाराजगी है। अब इस देखना यह है कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि पश्चिम की सीट देने के बाद भी विवाद थमा नहीं है। आने वाले दिनों में इसका एक, क्योंकि इंतजार हो रहा है कि जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी किसे कैंडिडेट बनाती है, और इसके बाद असली पिक्चर हमें देखने को मिलेगी एनडीए कैंप में, फिर क्या होता है। जी बिल्कुल, तो साफ तौर पर आपने एक्सक्लूसिव सुना राजीव रंजन, जिन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में और बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी बातों को उन्होंने यहाँ पर रखा। और देखिए, साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो चल रहा है बीजेपी की अगर बात करें तो 11th आवर में डिसीजन लिया जा रहा है, और उसके बाद फिर चीजों को सबके सामने रखा जा रहा है। और सवाल यहाँ पर ये भी है कि आखिर क्या ऐसा हो रहा है कि बीजेपी जो बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है वहां पर वो बैकफुट पर होती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं मायूसी देखने को मिल रही थी, क्योंकि अगर राजीव रंजन की बात करें तो देखिए उनके काम की चर्चा भी लगातार होती ही रहती थी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि इस तरीके से चुनाव के पहले जब तस्वीरें देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं वो राजनीति के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता है। बहरहाल, अब ये तो देखने वाली बात होगी मंजूषा की क्या कुछ सामने आता है। और जहां तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा है तो उससे लेकर भी हम सभी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो मायूस तो जरूर नजर आ रहे थे राजीव रंजन जी, बट एक तरह से हम देखें उन्हें अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अगर आला कमान एक बार फिर से बैठती है और सीटों को लेकर, बंटवारे को लेकर अगर विचार विमर्श करती है तो कहीं ना कहीं बातें बन सकती है। क्योंकि 2019 की लगातार वो बात कर रहे थे कि उस समय बहुत सारी ऐसी गलतियां की गई थी सीटों के बंटवारे को लेकर, जिसका खामियाजा बीजेपी ने भुगता था। तो वही तो गलती एक तरह से हम देख रहे हैं कि फिर से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से फिर से वो गलतियां दोहराई जा रही है एक तरह से। क्योंकि अगर, और बीजेपी का ये मानना है कि पिछली बार जो उन्होंने गलती की थी वो इस बार नहीं करना चाहती है, क्योंकि पिछली बार जब वो अलायंस में नहीं लड़ी थी तो उन्होंने चुनाव हार दिया था। तो इस बार एक तरह से हम देखेंगे रितिका की अलायंस को बचाने के लिए बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी सीटों को सेक्रीफाइस कर रही है, बैकफुट पर होती हुई नजर आ रही है, ताकि जो चुनाव है वो साफ तौर पर कहा गया है हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से भी कि इस बार के चुनाव जो है वो एनडीए गठबंधन मिलकर ही लड़ेगी, अलग अलग नहीं लड़ेगी। और शायद इसी चीज को लेकर यहाँ पर सीटों की जो बंटवारे हो रहे हैं, सीट के जो बंटवारे हो रहे हैं, उसमें इतना ज्यादा खींचतान चल रहा है। बिल्कुल, और देखिए ना सिर्फ हेमंता बिस्वा शर्मा, बाकी अगर आसू सुप्रीमो सुदेश महतो की बात करें तो पिछले कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उन्होंने भी देखिए साफ शब्दों में यही कहा था कि इस बार चुनाव आज तो बीजेपी, एलजेपी या फिर जेडीयू ये नहीं लड़ेगा, बल्कि एनडीए अलायंस मिलकर लड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रही थी कि अब देखते हैं, क्योंकि लिस्ट अगर कैंडिडेट की बात करें तो बस लिस्ट आने का इंतजार है, उसके बाद फिर देखते हैं क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल, और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया जिस तरीके से केदार हाजरा वो अचानक बीजेपी छोड़कर जेएमएम में चले गए। उमाकांत रजक की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी आजसू छोड़कर जेएमएम ज्वाइन किया। तो ये जो है उनकी नाराजगी साफ देखी जा रही है। क्योंकि अगर हम बात करें उमाकांत रजक की बात करें या फिर केदार हाजरा की बात करें तो यहाँ पे भी जो उनकी नाराजगी देखी गई वो सिर्फ और सिर्फ सीट शेयरिंग की वजह से देखी गई। जहां पर केदार हाजरा ये उम्मीद लगा रहे थे कि जमुआ से उन्हें वो सीट मिलेगा लड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही मंजू कुमारी ने बीजेपी का दामन थामा कांग्रेस छोड़कर, उसके बाद ये बातें सामने आने लगी कि मंजू कुमारी को वहां से टिकट दे दिया जाएगा, जिसके बाद से उन्होंने जेएमएम पार्टी का दामन थामने का फैसला किया। वही अगर हम बात करें उमाकांत रजक की तो चंदन क्यारी सीट को जो वहां पर चल रहा था, जिस तरह से वहां पे खींचता था, ये क्लियर कर दिया गया कि वहां पर अब बीजेपी रहेगी, वो सीट आजसू को नहीं दी जाएगी, जिसके बाद उन्होंने भी जेएमएम का दामन थाम लिया। तो ये तमाम जगहों से देखा जा रहा है, बहुत सारे ऐसी सीट है जहां पर पेज सुलझा हुआ था, कुछ सीटों के पेज सुलझ चुके हैं, लेकिन अभी भी रितिका कुछ सीटों पर अभी भी पेज
उलझा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन लगातार दावे किए जा रहे हैं कि सब कुछ सुलझ चुका है, जल्द ही बाकी चीजों की घोषणा कर दी जाएगी। बहरहाल जैसा कि इस लाइव सेशन का हमने जो टाइटल दिया था कि जमशेदपुर पश्चिमी की सीट जो है वो जदयू के खाते में गई है, बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी की तरफ से और खास तौर से राजीव रंजन की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिली, आप सभी ने लाइव सुना। अभी के इस लाइव में बस इतना ही। मुझे और मेरे तमाम सहयोगी को दीजिए इजाजत।